दोस्तों आज कई देश ऐसे हैं जहां युद्ध और गृह युद्ध के कारण वहां के लोग देश छोड़ने पर मजबूर हैं और ये दूसरे देशों में शरणार्थियों के तौर पर या कहें तो रेफ्यूजीज के तौर पर अपनी जान बचाने के लिए रहते हैं। जी हाँ, ऐसी हालत 70 के दशक में भारत के साथ थे, जब उस दौर में पश्चिमी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से भागकर लोग बेहतर जीवन के लिए भारत में पलायन करने लगे थे। ऐसे में भारत में शरणार्थी संकट बढ़ता जा रहा था। आज ऐसी हालत का सामना अब बांग्लादेश को करना पड़ रहा है और इन्हीं शरणार्थियों के लिए बांग्लादेश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप बनाया है। लेकिन वहां के हालात ऐसे हैं कि शरण देने वाले देश पर ही आरोप लगने लगे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों बांग्लादेश को नया जर्मनी कहा जा रहा है, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों हाल ही में साल के सबसे बड़े चक्रवाती तूफान मोका के कहर बरपाने के बाद ये तूफान शांत पड़ चुका है। करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए इस तूफान के बीच तटीय बांग्लादेशी शहर कॉक्स बाजार की खूब चर्चा हुई है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप है, जहां बांग्लादेश ने लाखों रोहिंग्या रेफ्यूजीज को बसा तो दिया, लेकिन कई विवादों के बाद उन्हें जबरदस्ती एक सूने आइलैंड पर भेजने लगी और इस वजह से फसाद और बढ़ गया। वहां रेफ्यूजीज की हालत ऐसी है कि यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी यानी UNHCR ने साल 2021 में बांग्लादेश में बसे रोहिंग्या मुस्लिमों की हालत पर सवाल उठाते हुए उनकी तुलना कैदियों से कर दी। UN का आरोप है कि 10 लाख से ज्यादा रेफ्यूजी वहां लगातार खतरों के बीच रह रहे हैं। ये आरोप पहली बार नहीं लगा दोस्तों। बता दें कि म्यांमार से भागकर बांग्लादेश पहुंचे रोहिंग्याओं को वहां की सरकार ने कॉक्स बाजार में बसा तो दिया, लेकिन वहां की आबादी लगातार बढ़ती गई, यहाँ तक कि मानव तस्करी और ड्रग्स जैसे मामले सामने आने लगे। आइए आपको पहले बता दें कि कौन है रोहिंग्या और वो क्यों म्यांमार से भागे। तो दोस्तों रोहिंग्या सुन्नी मुस्लिम हैं जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते आए थे। बौद्ध आबादी वाले म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम माइनॉरिटी में हैं। इनकी आबादी 10 लाख से कुछ ज्यादा बताई जाती रही है। लगातार मिलिट्री रूल के बाद थोड़े स्टेबल हुए इस देश में जनगणना के दौरान रोहिंग्याओं को शामिल नहीं किया गया था और कहा गया कि ये बांग्लादेश से यहाँ जबरन चले आए हैं और उन्हें लौट जाना चाहिए। यहाँ से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ना शुरू ही किया था कि बौद्ध आबादी के बीच मुस्लिमों को लेकर गुस्सा तब और भड़का जब रोहिंग्याओं ने एक युवा बौद्ध महिला की बलात्कार के बाद हत्या कर दी। इसके बाद से म्यांमार में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई और रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से खदेड़े जाने लगे और साल 2017 में नरसंहार के बीच बड़ी संख्या में ये लोग भागकर बांग्लादेश पहुंच गए। लाखों रोहिंग्या मुस्लिम जान बचाने के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश आ गए। बांग्लादेश खुद इकोनॉमिकली काफी मजबूत नहीं है, लेकिन मानवीय आधार पर या कहें तो इंसानियत के नाते वो रेफ्यूजीज को अपने यहाँ बसाने के लिए तैयार हो गया। इसमें बड़ा हाथ UN का भी है दोस्तों। उसने और कई दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बांग्लादेश को काफी मदद देने का वादा किया। UN ने जॉइंट रिस्पांस प्लान लॉन्च किया, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इन संस्थाओं ने रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के लिए $934 मिलियन की रकम जमा की। ये सिर्फ बांग्लादेश में बसे रेफ्यूजीज के लिए ही थी। इसमें उनके लिए शेल्टर, खाने पीने और हेल्थ केयर जैसी बेसिक सुविधाएं शामिल थी। इसके अलावा भी सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड जैसी कई तरह के प्लान्स के जरिए भरपूर फंडिंग हुई। म्यांमार में हो चुके रोहिंग्या नरसंहार को पूरी दुनिया की सिंपैथी मिली थी और बांग्लादेश उन्हें शरण देकर एक तरह से हीरो के रोल में था। इसके बाद बांग्लादेश के साउथ ईस्ट कोस्ट कॉक्स बाजार में रेफ्यूजीज को बसाया जाने लगा। बंगाल की खाड़ी के इस लंबे समुद्री तट में शेल्टर बनने लगे। सरकार के रेफ्यूजी रिलीफ और रिपार्टीशन कमीशन के मुताबिक कॉक्स बाजार एरिया में 1,20,000 से ज्यादा शेल्टर बने। इसके साथ बाकी सुविधाएं भी दी गई। इस पर कुल कितना खर्च आया इसका आंकड़ा तो नहीं मिलता, लेकिन वर्ल्ड बैंक की माने तो स्थानीय सरकार ने $1 बिलियन से भी ज्यादा रकम रेफ्यूजियों को बसाने पर खर्च की है। आज लगभग 10 लाख रेफ्यूजीज के साथ कॉक्स बाजार दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप कहलाने लगा है दोस्तों। यहाँ अलग अलग कॉलोनी जैसे सेटलमेंट में लोग रहते हैं, लेकिन जब बांग्लादेशी सरकार रेफ्यूजीज के लिए इतना कुछ कर रही है तो फिर समस्या कहाँ आई? इसका जवाब भी यही कैंप है। दरअसल रेफ्यूजीज बसा तो दिए गए, लेकिन लाखों लोगों को एक साथ रहने के वजह से इंतजाम नहीं हो सके। कैंप पे रहने वाले लोग आरोप लगाने लगे कि लोकल लोग उनसे बुरा व्यवहार करते हैं, उनके पास न काम है न खाने के लिए पैसे। यहाँ तक कि वे एक कैंपेन चलाने लगे जिसका नाम दिया गया बारी चलो, यानी घर लौट चलो। कॉक्स बाजार में रहने वाले रेफ्यूजियों का कहना है कि इससे बेहतर वे म्यांमार में ही थे, कम से कम वो उनका अपना घर तो था। इधर बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज खुद ही सेटल नहीं होना चाहते, वे लोकल लोगों दुकानदारों से झगड़ते हैं। कॉक्स बाजार से नशे और मानव तस्करी जैसी खबरें भी आने लगी। इंटरनेशनल लेवल पर अपनी इमेज बचाए रखने के लिए बांग्लादेश ने एक नया फैसला किया। उसने कहा कि कॉक्स बाजार में भीड़ ज्यादा हो गई है, इसी वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो भीड़ कम करने के लिए वो रोहिंग्याओं को एक आइलैंड पर सेटल करने की सोचने लगे हैं। अब यही है पूरी समस्या का दोस्तों एक नया मोड़। आइए समझते हैं कि कैसा है नया आइलैंड और क्या
क्या दिक्कतें हैं। तो दोस्तों ये बेसन 4 आइलैंड है जहां उन्हें बसाया जाना है। अब यहाँ आपको बता दें कि ये कोई मामूली रिहायशी आइलैंड नहीं है, बल्कि साइक्लोन से घिरा हुआ द्वीप है जहां कोई नहीं रहता। साल 2021 के आखिर तक बेसन 4 में 20,000 से ज्यादा रेफ्यूजी जबरन भेज दिए गए थे और अंदाजा यही है कि कुल 1 लाख रेफ्यूजी वहां शिफ्ट किए जा सकते हैं। इसके लिए शेल्टर और अस्पताल भी बनकर तैयार हो गए हैं। बांग्लादेश के तटीय इलाकों से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये आइलैंड लगातार बाढ़ और तूफान जैसी समुद्री आपदाओं में रहता आया है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इसे एग्जिस्टेंस में आए ही लगभग 2 दशक हुए हैं। तब बंगाल की खाड़ी से ये रेतीला टुकड़ा ऊपर आने लगा था। अब भी फिलहाल ये समुद्र तल से सिर्फ 6 फीट की ऊंचाई पर है, जिससे खतरा बना ही रहता है। ऐसे में अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि आइलैंड पर लोग कैसे रह पाएंगे। कभी भी किसी विनाशकारी तूफान में जाने जा सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि समुद्र से इतनी कम ऊंचाई पर स्थित पूरा आइलैंड समुद्र में ही समा जाए। लेकिन अब रिफ्यूजी कैंप से लाकर रोहिंग्याओं को वहां छोड़ा जा रहा है। इस पर कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आरोप लगा रही हैं कि बांग्लादेश ने शरण देकर दुनिया की तारीफ और फंडिंग भी पाली और अब रेफ्यूजीज को समुद्र में मारने के लिए छोड़ रहा है। सरकार का कहना है दोस्तों कि वो आबादी के सही बंटवारे के लिए ऐसा कर रही है और साथ ही वो रेफ्यूजीज का कंसेंट लेकर ये कदम उठा रही है। और वहीं पर रोहिंग्याओं का कहना है कि अनइनहैबिटेड आइलैंड में जाने के लिए वे कतई तैयार नहीं है। बांग्लादेशी सरकार म्यांमार से भागे हुए रोहिंग्याओं की राहत के नाम पर उन्हें बेसन 4 आइलैंड भेजने लगी है। इन्हें बसाने के लिए आइलैंड पर एक छोटा शहर बनाया गया है। इसमें बाजार, स्कूल और मस्जिद भी है। इसके लिए सरकार ने वहाँ कथित तौर पर $270 मिलियन खर्च किए हैं। बता दें कि आइलैंड पर लगभग 1 लाख लोग रह सकते हैं दोस्तों। इसके लिए यहाँ 120 शेल्टर बनाए गए हैं। हर शेल्टर यानी इमारत में 800 से 1000 लोग बसाए जाएंगे और हर एक परिवार के लिए 12 फुट से 14 फुट की जगह होगी, जिसमें सोने के लिए बंक बेड यानी कि एक के ऊपर एक वाले बिस्तर भी लगाए जा चुके हैं। एक जैसी लाल रंग की छतों से ढका ये आइलैंड तस्वीरों में तो काफी खूबसूरत दिखता है, लेकिन असल में ऐसा है ही नहीं। बंगाल की खाड़ी में बसा ये आइलैंड लगातार बाढ़ और साइक्लोन जैसी मैरीटाइम डिजास्टर्स में रहता आया है। यही कारण है कि आइलैंड पर कभी कोई नहीं बसा। इसके बाद भी बांग्लादेशी सरकार लगातार आइलैंड पर रोहिंग्याओं को बसाने के अपने फैसले की वकालत करती दिखी है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बार बार कहने पर भी ये तर्क दिया गया है कि बांग्लादेश के भीतर कॉक्स कैंप में रोहिंग्याओं की आबादी काफी ज्यादा है। ऐसे में उन पर नजर रखना आसान काम नहीं है। कैंप में बढ़ते नशे और मानव तस्करी जैसे मामलों का हवाला देते हुए सरकार ने कह दिया है कि ये रोहिंग्याओं के लिए और सेफ नहीं है, लिहाजा उन्हें आइलैंड पर भेजा जा रहा है। बांग्लादेश के अलावा रोहिंग्या मलेशिया और भारत की ओर भी आए हैं। फिलहाल खुद संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि रोहिंग्या दुनिया के सबसे सताए हुए अल्पसंख्यक हैं। दूसरी तरफ म्यांमार सरकार अपने देश में हुई हिंसा से इनकार करती है। उसका कहना है कि सेना सिर्फ रोहिंग्या चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।